अध्याय 66। एक और राक्षस और एक और लड़ाई। उसने मृत राक्षस को करीब से विस्तार से देखते हुए अपनी आंखें सिकोड़ लीं। अब इसमें सामान्य मानव के लाल रक्त का गहरा संस्करण बह रहा था। इसमें गंधक की तरह ही तीखी गंध आ रही थी, विशेष रूप से सड़े हुए अंडों की गंध। वह करीब आया और ध्यान से उसकी पीठ पर सुस्त दिखने वाले तराजू को देखा। मैं उन्हें लेना चाहूंगा, लेकिन मेरे पास इसे निकालने के लिए आवश्यक उपकरण नहीं है। उसने अपने चेहरे पर विचारमग्न भाव से विचार किया। उसे यकीन था कि कबीले के बाजार में कुछ स्थान ऐसे थे जो अच्छी कीमत पर राक्षसों के अंगों को खरीदते और बेचते थे। यदि वह राक्षसों के कुछ हिस्सों को इकट्ठा करने में कामयाब रहा, तो वह बाद में उन्हें बेच सकता था और पैसे की समस्या को अस्थायी रूप से भी हल कर सकता था। लेकिन दुर्भाग्य से उसे राक्षसों को मारने या मूल्यवान हिस्सों को निकालने का कोई अनुभव नहीं था। न ही इस समय उसके पास उस उद्देश्य के लिए कोई उपकरण था। उसके बैग में जगह सीमित थी और वह बहुत अधिक सामान ले जाने के कारण परीक्षा प्रवेश द्वार पर प्रतिबंधित नहीं होना चाहता था। उसने आह भरी और आगे घनी झाड़ियों की ओर देखा। अगर उसने जल्द ही इस राक्षस की लाश को नहीं संभाला तो खून और गंध आसपास के अन्य शिकारियों को आकर्षित करेगी और यह उसके लिए भी एक बड़ी समस्या बन जाएगी। यह एक राक्षस है जो एक छोटे स्तर के राक्षस से भी नीचे है। ये कमजोर है और इसने उचित कोर भी नहीं बनाया है। यह अपने शरीर के अंगों के अलावा सभी पहलुओं में बेकार है, उसने खुद से कहा और लाश को किनारे की ओर खींचने लगा। यह एक राक्षस है जो एक छोटे स्तर के राक्षस से भी नीचे है। ये कमजोर है और इसने उचित कोर भी नहीं बनाया है। यह अपने शरीर के अंगों के अलावा सभी पहलुओं में बेकार है, उसने खुद से कहा और लाश को किनारे की ओर खींचना शुरू कर दिया। जहां तक खून की बात है, खून को ढकने के लिए उसने आसपास की सामग्री जैसे मिट्टी, पत्ते और चट्टानों का इस्तेमाल किया। अगर पूरी तरह से मिटाने के लिए पानी या आग उपलब्ध होती तो वह बेहतर होता, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं था, इसलिए वह केवल आसपास की सुगंधित वनस्पतियों का उपयोग करके गंध को छुपा सकता था और दृश्यता को कम कर सकता था। अब लाश पर, वह लाश को अपने साथ घसीटते हुए घटनास्थल से कुछ दूरी तक ले गया। वह राक्षस के लिए एक उथली कब्र खोद सकता था, लेकिन ये बहुत अधिक प्रयास और ऊर्जा की बर्बादी थी। चूंकि राक्षस को दफनाना विकल्प से बाहर था, इसलिए उसने इसे छिपाने और गंध को कम करने के लिए भारी चट्टानी मलबे और शाखाओं और पत्तियों का उपयोग किया। इससे उनके आसपास शिकारियों और राक्षसों को आकर्षित करने की संभावना कम हो गई। भाड़ में जाओ, मेरे पास हत्यारे का दिमाग है। वह अपने आप को गुप्त रूप से यह कहने से नहीं रोक सका कि वह अपनी पहली हत्या में कितना कुशल था। उसके दिमाग ने लाश और खून को छुपाने के लिए कई तरीके अपनाए। क्या वह हमेशा इतना ही अंधेरा रहता था? उसने ऐसे विचारों से छुटकारा पाने के लिए अपना सिर हिलाया और अन्य चीजों पर ध्यान केंद्रित किया। अब अधिक से अधिक राक्षसों का शिकार करने का समय आ गया है। ओलिवर नहीं रुका और अपने हाथ से रैपियर को कसकर पकड़कर सावधानी से इधर उधर घूमने लगा। किसी राक्षस या किसी अन्य प्रतियोगी की संभावित गुप्त हमलों के लिए उसकी इंद्रियां सतर्क थीं। वह रैंकिंग में आने और कबीले से फलदायी इनाम प्राप्त करने के लिए एक अच्छे राक्षस का शिकार करने के महत्वाकांक्षी होने के साथ साथ सतर्क भी था। पुरस्कार काफी अच्छे थे और वह पुरस्कार पाने के लिए प्रलोभित था। चीख! जंगलों की मंद रोशनी में उसने एक और प्राणी को देखा। दुर्भावनापूर्ण इरादे खुले तौर पर फैल रहे थे। उसका रूप छोटा और टेढ़ा था, ऐसा झुका हुआ था जैसे कि वह अपने अस्तित्व पर बोझ हो। इसकी त्वचा भूरे रंग की बीमार छाया में रंगी हुई थी, हड्डी के अंगों पर तनी हुई थी। प्रत्येक जोड़ दांतेदार चट्टानों की तरह तेजी से उभरा हुआ था। राक्षस के दुबले पतले चेहरे को देखकर उसे लगा कि राक्षस व्यंग्य कर रहा है। उसके होंठ पीछे की ओर मुड़े हुए हैं, जिनमें सुई जैसे दांतों की पंक्तियां दिखाई दे रही हैं, जो उसके शिकार के सार से सने हुए हैं। धंसी हुई आंखें अंधेरे में चमकती हुई, निगाहें हताशा से पैदा हुई भूख से भरी थीं, और इसे खत्म करने के लिए इसके सिर पर मुड़े हुए सींगों का एक बगीचा लगा हुआ था, छोटा लेकिन नुकीला। राक्षसी वंश, एक वेक्सलर। ओलिवर ने अपने रेपियर को आगे की ओर इशारा किया और सीधे राक्षस पर हमला कर दिया।
हालांकि इस दानव के पास अपने बड़े रिश्तेदारों का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही शक्ति थी। यह एक चालाक लेकिन कायर दानव था जो अपने से अधिक शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी का सामना करते ही भाग जाता था। जीआर एक गुर्राहट के साथ राक्षस, हालांकि अपनी तरह के अन्य लोगों की तुलना में छोटा और कमजोर था, आश्चर्यजनक गति से उस पर कूद पड़ा। उसके पंजे मंद रोशनी में चमक रहे थे लेकिन ओलिवर स्थिर था और हिल नहीं रहा था। छोटे दानव के लिए एक अटूट किले के रूप में काम कर रहा था, शक्ति में अंतर दिखाने का इरादा रखता था। राक्षस झपटा, उसके पंजे तेजी से हवा में वार कर रहे थे। ओलिवर पीछे हट गया, घातक हमलों से बाल बाल बच गया, जिससे दानव झुंझला गया। उसने एक तेज धक्के के साथ राक्षस के पेट पर निशाना साधा। स्विश, उसका रेपियर हवा में ऐसे कट गया जैसे कोई सांप आगे की ओर हमला कर रहा हो। दानव मुड़ गया, इस प्रहार से बाल बाल बच गया, लेकिन उसे इसकी उम्मीद थी। उसकी गति धीमी थी क्योंकि वह सभी दिशाओं से हमला करता रहा। जैसे ही राक्षस उस पर फिर से झपटा, ओलिवर ने अपना शरीर हिलाया और झुक गया। सभी प्रशिक्षण के बाद उसका शरीर विशेष रूप से लचीला था। एक पैरी के साथ उसने राक्षस के हमले को अपनी ओर निर्देशित किया, जिससे उसका संतुलन बिगड़ गया और वह अत्यधिक असुरक्षित हो गया। क्रंच, चीख। सुनहरे अवसर का लाभ उठाते हुए उसने तब प्रहार किया जब उसके रेपियर ने एक संतोषजनक क्रंच के साथ निशान को मारा। दानव दर्द से कराह उठा क्योंकि वह जल्दी से पीछे हट गया। उसका रूप मंद रोशनी में टिमटिमा रहा था और धीरे धीरे हानिकारक राख के बादल में गायब हो गया। दानव का एक संकेत राक्षसी वंश। अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उसने राख के ढेर की ओर देखा। ये सुविधाजनक था कि उसे इस राक्षस के लिए लाश और खून को साफ नहीं करना पड़ेगा। उसने पहले जानबूझकर राक्षस को परेशान करना सुनिश्चित किया ताकि वह भागने की कोशिश न करे और उस पर हमला करता रहे और धीरे धीरे उसे खत्म करने के लिए अपने हमलों का इस्तेमाल किया। एक और लड़ाई जीत ली। उसके द्वारा किए गए प्रयास और सिस्टम से मिले पुरस्कार अंततः फल दिखा रहे थे। इस स्तर के राक्षसों से निपटना उसके लिए आसान था। उसे अब एक छोटे स्तर के राक्षस के खिलाफ लड़ने में अधिक आत्मविश्वास महसूस हुआ। इस राक्षस की राख का उपयोग रसायन निर्माण में किया जाता है और इसे कबीले के बाजार में कुछ पैसे के लिए बेचा जाना चाहिए, लेकिन मैं उन्हें कहाँ रखूं? उसने अपने सामने राख के छोटे से ढेर को देखकर सोचा। कहानी खत्म। अलविदा।